हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस ऑब्जेक्ट में से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, उसको डिफाइन करने के लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है it is number of electric field lines passing through an area। तो उसको हम बोलेंगे is called electric flux। तो इसका सिंबल होता है फाई इसका सिंबल है। मींस किसी एरिया में से कोई भी हम प्लेन ले सकते हैं, कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही हैं उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैंने यहाँ पे 3 केसेस बनाए हैं। हम अभी फ्लक्स का फॉर्मूला देखेंगे E A cos थीटा, वो इन्हीं तीनों केसेस को समझेंगे पहले, फिर वो फॉर्मूला अपने आप ड्राइव हो जाएगा। फर्स्ट केस में आप क्या देख रहे हो, फर्स्ट केस में हम देख रहे हैं कि एक एरिया है, कोई भी प्लेन है हमारे पास, तो उसमें से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच, और उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो देखो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होएगा, स्ट्रांग होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी पास होएंगी, स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस, प्रॉपर्टीज पढ़ा था हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, कि जितनी वो दूर होती हैं उतना ही वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और जितनी वो पास होती हैं उतना ही स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जितना स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा, एक केस ये है, मैंने यहाँ पे अगर मैं बना दूं, एक केस हमारे पास ये है और एक केस ये है, ये स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है। मींस लाइंस ज़्यादा हैं इस एरिया में वीक है, तो लाइन के बीच स्पेसिंग ज़्यादा है, तो उतनी ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन ज़्यादा है। जितना स्ट्रांग है उतना ही जो फ्लक्स है हमारा ज़्यादा है, उतनी ही लाइंस ज़्यादा पास कर रही हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जो फ्लक्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना स्ट्रांग फील्ड उतनी ही ज़्यादा फ्लक्स किसी सरफेस के साथ लिंक है। तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू ई, हम लिख सकते हैं यहाँ पे फाई इज प्रोपोर्शनल टू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल। यहां पे मैंने 2 एरिया बनाए हैं, A1 और A2। एरिया A1 है, दिस इज एरिया A2। तो आप इन दोनों एरिया को देख सकते हो कि A1 वाला छोटा है एरिया और A2 वाला एरिया ज्यादा बड़ा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। A1 वाले एरिया में से सिर्फ 2 लाइंस पास कर रही हैं और A2 वाले एरिया में से 4 लाइंस पास कर रही हैं। तो इट मीन्स जितना एरिया बड़ा हो जाएगा उतनी ही ज्यादा लाइंस इसमें से पास कर सकती हैं। तो जितनी ज्यादा लाइंस पास कर सकती हैं तो उसी को हम फ्लक्स बोलते हैं। तो इट मीन उसकी फ्लक्स क्या होएगी, ज्यादा होएगी। तो हम बोल सकते हैं कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। किसी भी सरफेस का एरिया, जितना एरिया कम होएगा उतनी कम लाइंस जाएंगी, एरिया जितना बढ़ता जाएगा उतनी ही उसमें से ज्यादा लाइंस पास हो सकती हैं। तो फ्लक्स जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। वही तो हमने लिखा है, नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये 2 चीजें बन गई। इसमें आप देख सकते हो एक केस हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस राइटवर्ड्स हैं, पर हमारा सरफेस इस तरह है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इस तरह पैरेलल है, और इस केस में परपेंडिकुलर है। तो अगर हमारा सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल हो गया तो इस
इस एरिया में से कोई भी फ्लक्स की लाइन पास नहीं होएगी। वो ये प्लेन इस तरह हो गया और लाइंस इस तरह जा रही हैं, इसमें से तो कोई भी लाइन पास नहीं ना हो रही, तो इट मीन इस केस में फ्लक्स हमारी जीरो आ गई। इस केस में हमारी फ्लक्स जीरो आ गई जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन के बीच, एरिया वेक्टर के बीच, एरिया वेक्टर क्या होता है, कोई भी सरफेस का जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, कोई अगर हमने एरिया वेक्टर निकालना है मान लो इस सरफेस का, तो जो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर है एरिया के परपेंडिकुलर, उसी को एरिया वेक्टर बोलेंगे। इस केस में एरिया वेक्टर ये हो गया और इस केस में एरिया वेक्टर हमारा ये हो गया। तो इस केस में एरिया वेक्टर हमारा ए है, ये वाला परपेंडिकुलर टू सरफेस। मींस जब सरफेस पैरेलल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो फ्लक्स लिंकेज जीरो है क्योंकि उस सरफेस में से कोई भी लाइन पास होके नहीं जा रही। तो मींस हम बोल सकते हैं कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच इस केस में एंगल कितना हो गया, इस केस में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना हो गया, 90। ओके, इस केस में हमारा एरिया वेक्टर क्या होएगा, सरफेस इस तरह है, एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर ही होएगा इस तरह। एरिया वेक्टर भी राइटवर्ड बन गया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी राइटवर्ड है, तो इट मींस उनके बीच एंगल कितना होएगा, इस केस में जीरो। एंगल जीरो है पर फ्लक्स जो है यहां पे फ्लक्स लेंथ कितनी है, मैक्सिमम है। यहां पे फ्लक्स कितनी लेंथ थी, कितनी फ्लक्स लेंथ थी, जीरो। ओके, तो अगर इसको किसी एंगल से रिलेट करो, जरूरी नहीं है कि ऑलवेज जो हमारा एरिया है वो या तो परपेंडिकुलर होएगा एरिया वेक्टर या वो पैरेलल होएगा, वो किसी और एंगल पे भी तो हो सकता है। इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ ये वाला, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो हमारा जो एरिया है वो इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, वो कोई भी एंगल बना सकता है थीटा, तो वो थीटा पे ही डिपेंड कर रहा है ना इनडायरेक्टली। तो अब कौन सा कॉस लगाएं थीटा के साथ या साइन लगाएं, वो कैसे देखेंगे। देखो एंगल 90 है तो फ्लक्स जीरो है, एंगल 90 है तो फ्लक्स जीरो है, एंगल जीरो है तो फ्लक्स मैक्सिमम है। साइन का, अगर हम साइन का केस देख लें, साइन थीटा मतलब साइन के केस में जीरो पे जीरो होता है और 90 पे मैक्सिमम होता है, बट कॉस के केस में 90 पे जीरो, कॉस 90 जीरो होता है और कॉस 0 1 होता है। मीन्स 90 डिग्री एंगल लें तो फ्लक्स जीरो है, अगर 0 डिग्री एंगल लें तो फ्लक्स मैक्सिमम है। तो इट मीन हम बोल सकते हैं कि फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, क्योंकि कॉस के केस में होता है 90 पे उसकी जीरो वैल्यू होती है और 0 पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो अब हम इन तीनों केसेस को, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू ई, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू ए, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, तो हम इनको लिख सकते हैं फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू ई ए कॉस थीटा। फ्लक्स इज इक्वल टू, कांस्टेंट लगाया उसकी वैल्यू 1 कह दे, ई ए कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। थीटा जो है हमारा दैट इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड ई, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अभी हमारे पास ई ए कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। डॉट क्यों लिखा, आपको पता है एक डॉट प्रोडक्ट होता है और एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अगर हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिख रहे हैं ए क्रॉस बी, तो वो तो होता है ए बी साइन थीटा। अगर हम उनका डॉट प्रोडक्ट लिख ले हैं ए डॉट बी, वो क्या होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे ई ए कॉस थीटा,
तो मीन्स ये डॉट प्रोडक्ट का केस ही बन रहा है, तो हम इसको ई डॉट ए भी लिख रहे हैं, ई डॉट ए भी लिख सकते हैं। तो फ्लक्स की वैल्यू आ गई ई डॉट ए। और यहाँ से एक चीज़ और हमें पता चल रही है, आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और जो डॉट प्रोडक्ट है उसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे तो डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है, डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। उसमें दो वेक्टर्स का डॉट करने के बाद, डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो हमें क्वांटिटी मिलती है, स्केलर प्रोडक्ट इसीलिए बोलते हैं, जो हमें चीज़ मिलती है वो स्केलर होती है, मीन्स उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन वगैरह नहीं होती। तो इसीलिए हम डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे फ्लक्स किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, ये ई और ए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट करने के साथ आई, तो ये एक क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी। तो यहां से हमें पता चला कि फ्लक्स जो है दैट इज स्केलर क्वांटिटी। ओके, ओके, तो अभी ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैंने एक सरफेस बनाया, ये तो एक प्लेनर सरफेस है, वो कोई इरेगुलर सरफेस भी तो हो सकता है। लाइक इसको रब कर देते हैं हम पहले। ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज हमें प्लेनर या इस तरह रेगुलर शेप मिलेगी, वो कोई भी इरेगुलर सरफेस भी हो सकता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ऐसा कोई सरफेस है, ऐसा कोई सरफेस है इरेगुलर शेप का, तो ये हमारी इस तरह से जा रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस में से। यहाँ पे तो डायरेक्टली हमने देख लिया था, बट हमने क्या देखा था कि फ्लक्स जो है वो डॉट प्रोडक्ट आ गया था ई और ए का, एरिया वेक्टर का ई डॉट ए। ओके, तो यहाँ पे तो इरेगुलर सरफेस है, तो यहाँ इस केस में हम क्या करेंगे, हम ना छोटे छोटे एरियाज ले लेंगे। मान लो ये एरिया ले लिया, इसका एरिया वेक्टर ले लिया यहाँ पे डी ए। ओके, ये ले लिया, यहाँ पे कोई और ले लिया, यहाँ पे ले लिया, लेट्स सपोज इसका एरिया वेक्टर आ गया हमारा डी ए वन, डी ए टू, कुछ भी आप बोल दो। ओके, तो इस तरह हमने छोटे छोटे एरिया ले लिए और छोटे छोटे एरिया की हमने फ्लक्स निकाल ली, स्मॉल फ्लक्स जो निकाली हमने ई डॉट डी ए। हमने टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इसको कर दिया इंटीग्रेट, तो हमारी इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इरेगुलर शेप में आप क्या करोगे, छोटे छोटे एरियाज ले लोगे और उनका एरिया वेक्टर लेके पहले तो स्मॉल फ्लक्स निकाल के उस सारे को इंटीग्रेट कर दोगे जितने भी आपने कंसिडर किए, और इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रिगार्डिंग। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, थैंक्स।